नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण टॉपिक को लेकर, यानी भारत में धर्म सुधार आंदोलन को लेकर। तो इसमें हम अपनी एक क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अभी क्लास नहीं अभी तक देखी है तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास देख सकते हो। तो हम बात कर चुके थे इससे पहले तक, यानी कहाँ तक बात कर चुके थे, हम आर्य समाज के विभाजन तक बात कर चुके थे। आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद को लेकर। कहाँ से क्लास स्टार्ट होगी? स्वामी विवेकानंद को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि परमहंस व विवेकानंद गुरु शिष्य थे, यानी विवेकानंद के गुरु कौन थे? परमहंस। तो बात करें परमहंस के बारे में, तो परमहंस का जन्म कब हुआ? 1834 में बंगाल में हुआ था, तथा परमहंस की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1886 में बंगाल में ही हुई थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण कलकत्ता स्थित काली माता मंदिर के पुजारी थे, इसलिए उसे दक्षिणेश्वर स्वामी भी कहते हैं। तो रामकृष्ण कौन थे? यह काली माता के मंदिर के एक पुजारी थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिणेश्वर स्वामी। यानी रामकृष्ण परमहंस को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको आंसर देना होगा, दक्षिणेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने अपने अद्वैत साधनाओं में राम व कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा, इसलिए इसे रामकृष्ण परमहंस कहा गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। और इनका मुख्य नारा ध्यान रखना होगा, रामकृष्ण परमहंस का मुख्य नारा क्या था? मानव मात्र की सेवा में सच्ची ईश्वर सेवा निहित है। यह किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस ने। तो परमहंस के बारे में आपको 2-3 लाइनें ध्यान रखनी होंगी कि इनके बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणेश्वर स्वामी। यह कौन थे? यह काली माता मंदिर के पुजारी थे और यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और उन्होंने कौन सा नारा दिया? मानव मात्र की सेवा में सच्ची ईश्वर सेवा निहित है। अब बात करेंगे नेक्स्ट विवेकानंद के बारे में। तो विवेकानंद के बारे में बात करेंगे तो विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? आपको ध्यान रखना होगा, विश्वनाथ दत्त। तथा इनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी। बात करें विवेकानंद के जन्म को लेकर, तो विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कब हुआ था जन्म? 12 जनवरी 1863 में। कहाँ पर? कलकत्ता के कायस्थ परिवार में। उसके कलकत्ता के अंदर भी आपको ध्यान रखना होगा, सिमलियापल्ली नामक स्थान पर। यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को सिमलियापल्ली नामक स्थान, जो कि कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। कलकत्ता में किस में हुआ था? कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कहाँ पर? कलकत्ता में। बात करें मृत्यु के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हो जाती है? 4 जुलाई 1902 को। कब हुई? 4 जुलाई 1902 को। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। बात करें उपनाम के बारे में, तो उपनाम क्या था इनका? विविदिशानंद। क्या था? विविदिशानंद। बात करें नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना होगा, यानी स्वामी विवेकानंद, यानी इसको किसको? नरेंद्र नाथ दत्त को। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इसे नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना होगा, विवेकानंद नाम दिया था केतड़ी के महाराज थे। कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह के द्वारा क्या है, इनको विवेकानंद का नाम दिया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, विवेकानंद ने एक नहीं बल्कि 2 विश्व धर्म सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यानी स्वामी विवेकानंद एक ही नहीं, भारत ऐसा मानते हैं कि कितने विश्व धर्म सम्मेलनों में भाग लिया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था 2 में। तो बात करें पहले विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में, तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 11 सितंबर 1893 को लेकर। यह प्रश्न आपसे स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया था कि कौन से महीने में हुआ था। तो कई साथी इसको गलत करके आ गए थे, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह तैयारी की उनको पता था कि 11 सितंबर 1893 को कहाँ पर हुआ था? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शिकागो शहर कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है अमेरिका का यह एक शहर है। और यह सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो आपको डेट पता ही है, 11 सितंबर 1893 को। इस सम्मेलन में विवेकानंद के पहुंचने का संपूर्ण खर्च खेतड़ी के
महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। यानी इस शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद जी गए थे तो उनका खर्चा पानी जो भी टोटल खर्च हुआ था वह किसने दिया था? अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका ने लिखा है कि विवेकानंद को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने ईसाई मिशनरीज यानी धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। आपको याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यूयॉर्क क्रिटिक नामक अखबार ने लिखा है कि यह एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता है। बाकी दोनों चीज़ें आपको ध्यान जरूर होनी चाहिए। मुख्य इसमें क्या है कि विश्व जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में कब हुआ? 11 सितंबर 1893 को। कहाँ पर? शिकागो, अमेरिका में। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत से विवेकानंद गए थे जब शिकागो शहर अमेरिका में, तो इनका जो भी खर्चा पानी हुआ था उनका संपूर्ण खर्च का वहन किसके द्वारा किया गया? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। उसके बाद आपको नेक्स्ट दूसरा सम्मेलन ध्यान रखना होगा, पेरिस विश्व धर्म सम्मेलन। कौन सा? पेरिस विश्व धर्म सम्मेलन। यह कब हुआ था? 1900 में। कहाँ पर? फ्रांस में। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में कब हुआ था? 1900 में। यानी फ्रांस तो देश था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह संपन्न हुआ था। कहाँ पर? पेरिस में। तो पेरिस विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा विवेकानंद के आदर्शों के बारे में। तो इसमें एक पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि विवेकानंद ने कहा था, यानी विवेकानंद का एक कथन था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। यह कथन कई बार पूछा गया है कि किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की संकल्पना दी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि विवेकानंद ने ही आधुनिक वेदांत यानी उपनिषद दर्शन दिया। यानी आधुनिक वेदांत दर्शन किसके द्वारा दिया गया? विवेकानंद के द्वारा। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा? कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा है। यानी विवेकानंद को क्या कहा था? भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यह प्रश्न भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने होंगे विवेकानंद से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद के लिए लिखा है कि अगर आप हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उसमें सब कुछ सकारात्मक ही सकारात्मक मिलेगा। यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इतिहासकार रोमारोला ने लिखा है कि उन जैसा द्वितीय होने की कल्पना करना भी निरर्थक है, वो जहाँ भी गए सर्वप्रथम रहे। यह किसने कहा था? इतिहासकार रोमारोला के द्वारा। किसके बारे में लिखा था? स्वामी विवेकानंद के बारे में अपने विचार दिए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का कथन आपको ध्यान होना चाहिए। इतिहासकार रोमारोला ने क्या कहा था कि उन जैसा द्वितीय होने की कल्पना करना भी निरर्थक है, वो जहाँ भी गए सर्वप्रथम रहे। उसके बाद आपको स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो उनकी पहली पुस्तक कौन थी? मैं समाजवादी हूँ। दूसरी राजयोग, तीसरी ज्ञान योग, कर्मयोग, वेदांत फिलोसॉफी। यह सभी 4-5 पुस्तकें हैं किसकी? स्वामी विवेकानंद की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजयोग के लेखक कौन थे, ज्ञान योग के लेखक कौन थे, कर्मयोग के लेखक कौन थे, या मैं समाजवादी हूँ, या वेदांत फिलोसॉफी। यह किनकी पुस्तकें? तो यह सभी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। विवेकानंद के भाषणों का संग्रह क्या कहलाता है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी विवेकानंद के भाषणों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना होगा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको नोट कर कर ध्यान रखना होगा कि विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क शहर में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। अब बात करें रामकृष्ण मिशन को लेकर, तो विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर यह मिशन स्थापित किया। यानी रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके नाम पर? अपने गुरु के नाम पर। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई?
आपको ध्यान रखना होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बेलूर कलकत्ता नामक स्थान पर की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके नाम पर? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। बात करें रामकृष्ण मिशन के बारे में एक एक पॉइंट को लेकर, तो इस मिशन का अगला कार्यालय मायावती यानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में खोला गया। यानी जो पहले कहाँ पर इसकी स्थापना की? बेलूर कलकत्ता में। उसके बाद इस मिशन का अगला कार्यालय कहाँ पर खोला गया? मायावती अल्मोड़ा उत्तराखंड में। इस मिशन में विवेकानंद की धर्म बहन जो कि कौन थी? सिस्टर निवेदिता ने भी विशेष भूमिका निभाई। यानी इस रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद की धर्म बहन थी कौन? सिस्टर निवेदिता। इन्होंने भी क्या है? अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं विवेकानंद के धार्मिक विचारों को लेकर, तो इसमें एक एक पॉइंट बात करेंगे। विवेकानंद ने धार्मिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। यानी विवेकानंद ने क्या है? धार्मिक अंधविश्वासों का एवं रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया था। विवेकानंद लिखते हैं कि हमारा धर्म रसोई घर में है, ईश्वर खाना बनाने के बर्तनों में है। वो कहता है कि मुझे छूना मत क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर ऐसा 1 और शताब्दी तक चला तो हम सब पागल खाने में होंगे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो विवेकानंद ने स्त्रियों के संबंध में कहा कि मुझे 500 समर्पित पुरुषों के साथ इस देश को बदलने में 50 वर्ष लगेंगे, किंतु केवल 50 समर्पित स्त्रियों के साथ यह कार्य मैं कुछ ही वर्षों में पूर्ण कर सकता हूँ। यानी स्वामी विवेकानंद ने क्या है? स्त्रियों की थोड़ी तारीफ की और स्त्रियों की जो भूमिका थी, यानी जो उनकी नज़र में जो इज्जत थी, उनकी नज़र में जो स्त्रियां एक विद्वान थी, विदुषी थी, यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि मुझे 500 समर्पित पुरुषों के साथ इस देश को बदलने में 50 वर्ष लगेंगे। यानी मुझे 500 समर्पित व्यक्ति मिल जाए तो इस देश को मैं बदलने में कितना समय लगेगा? 50 वर्ष। लेकिन मुझे समर्पित सिर्फ 50 लेडी यानी 50 स्त्रियां ही मिल जाएं तो यह काम क्या है? मैं कुछ ही वर्षों में पूर्ण कर लूँगा। यह क्या है? स्वामी विवेकानंद के स्त्रियों के संबंध में विचार थे। विवेकानंद कहते हैं कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे व अज्ञानी हैं तब तक मैं प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो गरीबों के खून पसीने से पड़ता है किंतु फिर भी उनकी चिंता नहीं करता। यह किसने कहा था? विवेकानंद ने। उसके बाद बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई? तो इसके संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लेत्सकी। कौन? मैडम ब्लेत्सकी। और इसकी स्थापना कब हुई? 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क अमेरिका में। यानी इसकी स्थापना कब हुई? तो 17 नवंबर 1875 को। कहाँ पर हुई? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके संस्थापक आपको पता ही है कौन? मैडम ब्लेत्सकी। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा थियो से तात्पर्य होता है ब्रह्मा एवं सोफी से तात्पर्य होता है ज्ञान, अर्थात ब्रह्मा का ज्ञान देने वाली सोसाइटी थियोसॉफिकल थी। यानी कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, ना कोई आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है क्योंकि साथ ही यही तो इम्पोर्टेंस होता है एक टीचर के गाइडेंस में तैयारी करने का। अगर आपको यह नोट्स डायरेक्ट उपलब्ध करवा दी जाती तो आप इसे रटने का काम करते, लेकिन आप जब मेरी क्लास सुनोगे तो आपको पता होगा कि यह लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे अपनी नोट्स में लिखने का काम नहीं करोगे। आपको सीधा सीधा लिखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लेत्सकी। और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक थे रूसी महिला HP ब्लेत्सकी एवं अमेरिकी कर्नल HS अल्कोट। यानी इस सोसाइटी के संस्थापक कौन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना होगा जहाँ पर हमने बात की मैडम ब्लेत्सकी के बारे में, और उसके अलावा एक और व्यक्ति थे अमेरिकी कर्नल कौन? HS अल्कोट। इन दोनों के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की। उसके बाद बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय कहाँ पर था, यानी भारत में मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका भारत में मुख्यालय 1886 में अडयार मद्रास में खोला गया था। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा
कि श्रीमती एनी बेसेंट भारत में कब आई थी। आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमती एनी बेसेंट भारत कब आई, तो आपको आंसर देना होगा 1893 में। 1907 में कर्नल एलकॉट की मृत्यु के बाद मैडम ब्लेवत्स्की ने भारतीय सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट को नियुक्त किया। यानी जब 1907 में कर्नल एलकॉट की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मैडम ब्लेवत्स्की ने क्या किया, भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी भारतीय सोसाइटी की अध्यक्षा किसे बनाया था, एनी बेसेंट को। अब एनी बेसेंट को लेकर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि एनी बेसेंट कौन थी, कहाँ से आई, इसकी जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो बात करें श्रीमती एनी बेसेंट को लेकर, तो एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1847 को, कहाँ पर, आयरलैंड में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 20 सितंबर 1933 को, कहाँ पर, अडयार भारत में। अडयार यानी मद्रास भारत में। तो एनी बेसेंट क्या थी, एक महान वक्ता थी, लेखक थी, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, महिला अधिकारों की रक्षक एवं महान थियोसोफर थी। तो यह क्या है, सभी आपको जानकारी मिल गई एनी बेसेंट के बारे में कि एनी बेसेंट कौन थी। अब बात करें एनी बेसेंट के योगदान को लेकर कि एनी बेसेंट का क्या योगदान था, तो आपको ध्यान रखना होगा 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में एक संस्कृत स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर 1917 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU के रूप में प्रसिद्ध हुई, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुई। किसके प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। कब, 1917 में। तो आपको पता चल गया कि 1898 में जो बनारस में एक संस्कृत स्कूल स्थापित किया था, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। यही स्कूल आगे चलकर क्या बना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के द्वारा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, एनी बेसेंट 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन संचालित किया। यानी एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कौन सा आंदोलन संचालित किया, होम रूल आंदोलन यानी स्वशासन आंदोलन संचालित किया था। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एनी बेसेंट के प्रयासों से ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुट यानी नरम दल व गरम दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। यानी कांग्रेस के नरम दल गरम दल एक कब हुए, 1916 में। कौन से अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। किसके प्रयासों से, तो आपको आंसर देना एनी बेसेंट के प्रयासों से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्षा चुनी गई। यानी एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया, कलकत्ता अधिवेशन में। कब, 1917 में। और यह क्या है, पहली महिला अध्यक्षा चुनी गई थी। उसके बाद आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस के कुल 55 अधिवेशन संपन्न हुए। कब से कब तक लेकर, 1885 से 1948 तक। कब से कब तक लेकर, 1885 से 1948 तक। उसके बाद आपको दूसरा नोट ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस के संपूर्ण जीवन काल में 3 महिलाओं ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी कांग्रेस की महिला अध्यक्षा कितनी बनी, 3। कौन कौन सी, श्रीमती एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 में। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1925 में कौन बनी, सरोजनी नायडू। कौन से अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था, 1925 में। उसके बाद तीसरी महिला थी नलिनी सेनगुप्त। कब बनी, 1933 में। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। यानी सीधा सीधा ध्यान रखना होगा 1917 के 8 वर्ष बाद और 25 के 8 वर्ष बाद, यानी 17 स्टार्ट कर लेना। और कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता यानी 3 बार का, पहले से कलकत्ता, लास्ट के से कलकत्ता, बीच के से क्या, कानपुर। और आपको ध्यान रखना होगा एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्त के बारे में। यह तीनों क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। उसके बाद बात करें श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, तो इनके द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। तो इनके द्वारा समाचार पत्र कौन कौन से प्रकाशित किए गए थे, अंग्रेजी भाषा में कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। यानी श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्रों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे कि इनके द्वारा अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए। तो कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। साथियों उसके बाद बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन को लेकर। किसको लेकर, यंग बंगाल आंदोलन को लेकर। इस आंदोलन के प्रेरणा या संस्थापक थे कौन,
हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, यानी यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक या प्रणेता आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। उसके बाद डेरिजियो का जन्म 1809 में पुर्तगाल में हुआ था, मृत्यु 1831 में कलकत्ता में हुई। बिल्कुल भी जन्म मृत्यु आपको ध्यान नहीं रखनी है, कोई भी परीक्षा में आपसे आज तक नहीं पूछा गया और ना पूछा जाएगा। आपको सीधा ध्यान रखना है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता या संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। यह डेरिजियो पिता पुर्तगाली व माता बंगाली थी और डेरिजियो क्या थे? एक घड़ी विक्रेता थे। तो डेरिजियो के बारे में जो सामान्य जानकारी है वह आपको ध्यान रखनी होगी। डेरिजियो 1826 से 1831 तक कलकत्ता हिंदू कॉलेज में इतिहास विषय के प्राचार्य रहे थे। किस विषय के प्राचार्य रहे थे? इतिहास विषय के। कौन से कॉलेज में? कलकत्ता हिंदू कॉलेज में। कब से कब तक? 1826 से 1831 तक। उसके बाद बात करें डेरिजियो की पत्रिकाओं के बारे में, तो बंगाल स्पेक्ट्रल, बंगाल एस्पेरस, कलकत्ता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया गजट, इंडिया गजट, यह क्या है? डेरिजियो की प्रमुख पत्रिकाएं थीं जिनका संपादन डेरिजियो के द्वारा किया गया। उसके बाद आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। डेरिजियो को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो आपको सीधा आंसर देना होगा डेरिजियो, यानी हेनरी लुई विवियन डेरिजियो इसका पूरा नाम था। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो डेरिजियो के कितने शिष्य थे? 5 प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन को चलाया। यानी कौन से आंदोलन को? यंग बंगाल आंदोलन को। 5 शिष्य कौन कौन से थे? कृष्ण मोहन बनर्जी, दक्षिणानंद मुखर्जी, राम गोपाल घोष, महेश चंद्र घोष व रसिक कृष्ण। यह सभी किसके शिष्य थे? डेरिजियो के। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? हेनरी लुई विवियन डेरिजियो ने। यह कौन थे? यह क्या है? घड़ी विक्रेता थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्राचार्य के रूप में कार्य किया था 1826 से 1831 तक। इनकी पत्रिकाओं के नाम ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी किसे कहा जाता है? डेरिजियो को। उसके बाद बात करते हैं इस्लामिक धर्म सुधार आंदोलन को लेकर। कौन सा प्रमुख आंदोलन चला था? इस्लामिक धर्म सुधार आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1817 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1898 में। तो इस्लामिक धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि अहमद खां ने पहली बार मुसलमानों में राजनीतिक अभिवृत्ति यानी समझ व प्रेम पैदा करने की कोशिश की। किस आंदोलन के माध्यम से? इस्लामिक धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से। अहमद खां ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी यानी वैज्ञानिक समाज की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साइंटिफिक सोसाइटी यानी वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है सर अहमद खां के द्वारा 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, आपको ध्यान रखना होगा कि 1875 में इसी सर अहमद खां के द्वारा क्या है, अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। वह कॉलेज कौन सी थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा, इसी कॉलेज से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? अलीगढ़ आंदोलन। यहीं पर आपको एक नोट ध्यान रखना होगा कि यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अहमद खां ने 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर अखिल भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया। यानी अखिल भारतीय राजभक्त सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? अहमद खां ने किसके साथ मिलकर किया था? बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा अहमद खां के बारे में कि अहमद खां ने एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका नाम क्या था? तहजीब उल अखलाक। यानी सब इसका अर्थ देखें तो सभ्यता एवं नैतिकता। यानी आपको ध्यान रखना होगा अहमद खां की पत्रिका का नाम क्या था? तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? आपको सीधा सीधा आंसर देना है अहमद खां के द्वारा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा
कि अहमद खान ने पीर मुरीद प्रथा को समाप्त करने की भी बात कही। यानी पीर मुरीद प्रथा को समाप्त करने की बात कही किसके द्वारा? अहमद खान के द्वारा। अहमद खान के द्वारा एक प्रमुख पुस्तक भी लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? जाम ए जाम। क्या नाम था? अहमद खान ने जाम ए जाम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें 17 मुगल बादशाहों का उल्लेख किया। यानी अहमद खान के द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? जाम ए जाम। इसमें उसके द्वारा कितने मुगल शासकों का उल्लेख किया गया था? तो 17 मुगल शासकों का। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अहमद खान प्रारंभ में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जो कहते थे हिंदू मुस्लिम एक नवविवाहित दुल्हन की दो आंखों के समान है। यानी प्रारंभ में अहमद खान कैसे थे? एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वह क्या क्या करते थे? वह कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक नवविवाहित दुल्हन की दो आंखों के समान है। लेकिन कालांतर में क्या होता है, अंग्रेजी प्रभाव से अहमद खान कट्टर सांप्रदायिक बन गए और कहा कि हिंदू मुस्लिम ना तो केवल यानी हिंदू मुस्लिम ना केवल दो भिन्न जातियां हैं बल्कि दो विरोधी जातियां भी हैं। लास्ट में क्या कहा था अहमद खान के द्वारा कि हिंदू मुस्लिम ना केवल दो भिन्न जातियां हैं बल्कि दो विरोधी जातियां भी हैं, क्योंकि उनके अंदर अंग्रेजों के प्रभाव से उनके क्या है वह कट्टर सांप्रदायिक बन गए थे। यानी उस पर क्या है अंग्रेजों का प्रभाव पड़ गया था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट आंदोलन को लेकर। नेक्स्ट आंदोलन आपको ध्यान रखना होगा अहमदिया आंदोलन को लेकर। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक आपको ध्यान रखने होंगे कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमद ने बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी जिससे समाज सुधार के प्रयास किए गए। यानी जिसमें क्या किए गए? समाज सुधार के प्रयास किए गए। अहमद, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में। तो मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को धरती पर मुहीदी एवं मसीहा कहा तथा राम व कृष्ण का अवतार बताया। यानी मुहीदी व मसीहा कहा स्वयं को, व राम का कृष्ण का अवतार किसके द्वारा बताया गया? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अहमद खान ने आंदोलन की शुरुआत 1889 में कादियान पंजाब नामक स्थान से की थी। यानी अहमदिया आंदोलन कब चला? 1889 में। कहाँ से चला? कादियान पंजाब से। किसने चलाया? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। यह 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें देवबंद आंदोलन को लेकर। किसको लेकर? देवबंद आंदोलन को लेकर। तो देवबंद आंदोलन को कब से चला? आपको ध्यान रखना होगा 1867 में। कहाँ से चला? देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। यानी देवबंद क्या है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का एक स्थान है। तो देवबंद कहाँ पर पड़ता है? सहारनपुर में। सहारनपुर किस कौन से प्रदेश का जिला है? उत्तर प्रदेश का। तो देवबंद आंदोलन कहाँ से चला था? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीदी अहमद गंगोई ने यहाँ पर एक मदरसा खोला। उस मदरसे का क्या नाम था? दारुल उलूम था। 1867 में इसी मदरसे एक आंदोलन शुरू किया जिसे देवबंद आंदोलन कहते हैं। यानी इसी मदरसे के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं? मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीदी अहमद गंगोई, इनके द्वारा एक मदरसा स्थापित किया गया और इसी मदरसे ने कौन सा आंदोलन चलाया? देवबंद आंदोलन। कब चलाया? 1867 में। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि इस आंदोलन का नारा क्या था? यानी देवबंद आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? गो बैक टू कुरान। क्या था? गो बैक टू कुरान। आपको इस देवबंद आंदोलन से 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, बाकी की याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कि देवबंद आंदोलन कब चला? 1867। कहाँ से चला? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से चला? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। देवबंद आंदोलन से प्रमुख व्यक्ति यानी इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे? मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई। उसके बाद आपको इसका नारा ध्यान रखना होगा। देवबंद आंदोलन का नारा क्या था? गो बैक टू कुरान। कौन सा था? गो बैक टू कुरान। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना होगा यह हिंदू धर्म के आर्य समाज से मिलता जुलता आंदोलन था। कौन सा? देवबंद आंदोलन। यहाँ पर नोट कर आपको ध्यान रखना होगा कि 1884-85 में शिबुली नुमानी ने देवबंद आंदोलन को आगे बढ़ाया। वह लखनऊ में नदवत उल उलूम नामक मदरसा खोला।
यानी सीधा सीधा आपको ध्यान रखना होगा, देवबंद आंदोलन से संबंधित एक और व्यक्ति का नाम कौन सा, शिवली नुमानी। इन्होंने क्या है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और इसके द्वारा क्या है, लखनऊ में एक मदरसा खोला गया, कौन सा, नदवत उल उलूम नामक मदरसा खोला गया था। उसके बाद बात करें देवबंद आंदोलन के बाद नेक्स्ट आंदोलन के बारे में, तो नेक्स्ट आंदोलन आपको ध्यान रखना होगा एहरार आंदोलन। एहरार आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में। इसके मुख्य कार्यकर्ता कौन कौन से थे, तो आपको नाम ध्यान रखने होंगे, मौलाना मोहम्मद अली, हजरत इमाम, मौलाना जफ़र अली, हकीम अजमल खां, मजहर उल हक। इन सभी कार्यकर्ताओं के आपको नाम ध्यान रखने होंगे कि एहरार आंदोलन से के मुख्य कार्यकर्ता कौन कौन से थे। और यह एहरार आंदोलन क्या है, भारत के विभिन्न हिस्सों में संचालित हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, बम्बई में हुआ, मद्रास में हुआ, इसी प्रकार अन्य शहरों में भी यह क्या है, एहरार आंदोलन चला था। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद कबीर इकबाल के बारे में। तो मोहम्मद कबीर इकबाल को लेकर भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इनका एक प्रमुख संगीत था, इन्होंने गाया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपसे यही पूछा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था, तो यह किसने गाया था, मोहम्मद कबीर इकबाल के द्वारा। तो बात करें मोहम्मद कबीर इकबाल के बारे में, तो आपको ध्यान रखना होगा इनका जन्म 1877 में, मृत्यु 1938 में होती है। और मोहम्मद कबीर इकबाल क्या है, भारत के एक मानवतावादी कवि थे। इनका प्रसिद्ध संगीत था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसका संगीत था यह, मोहम्मद कबीर इकबाल का। और लेकिन होता क्या है, कालांतर में इकबाल कट्टर सांप्रदायिक बन गए। इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के एक पृथक राष्ट्र के रूप में निर्माण ही मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है। यानी कालांतर में समय बदलने के बाद क्या है, मोहम्मद कबीर इकबाल बहुत ही एक अच्छे भारत के एक मानवतावादी कवि थे, लेकिन वह कालांतर में क्या है, कट्टर सांप्रदायिक बन गए। और उन्होंने 1930 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में क्या कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के एक पृथक राष्ट्र के रूप में निर्माण ही मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है। साथ ही हमने बात की मोहम्मद कबीर इकबाल के बारे में। किसके बारे में, मोहम्मद कबीर इकबाल के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट आंदोलन को लेकर। तो आपको नेक्स्ट आंदोलन दिख रहा होगा, सिख धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि सिख धर्म सुधार आंदोलन से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिख परंपरा में कुल 10 आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं, टोटल 10 गुरु। इन गुरुओं ने गुरु शिष्य परंपरा को अत्यधिक महत्व दिया। आपको 10 गुरुओं के क्रमानुसार नाम ध्यान रखने होंगे। कितने गुरुओं के नाम, 10 गुरुओं के नाम आपको क्रम के अनुसार ध्यान रखने होंगे। तो पहला कौन सा था, नानक देव, उसके बाद अंगद, उसके बाद अमरदास, अमरदास के बाद रामदास, रामदास के बाद अर्जुन देव। छठवें गुरु हुए थे हरगोविंद, 7वें हरराय, 8वें हरकिशन, 9वें तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो आप सभी को पता है कि नानक देव तो पहले थे, तो ज़्यादातर को याद है नानक देव पहले थे, और अर्जुन देव 5वें थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें, और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। तो इन सभी के क्या है, आपको क्रमानुसार नाम ध्यान रखने होंगे, क्योंकि क्रम को लगाने को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। इनमें से 4-5 गुरुओं के नाम देकर आपसे पूछा जाएगा, निम्न क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जब आपको पता होगा कि पहले नंबर पर कौन से, दूसरे गुरु कौन से, तीसरे गुरु कौन से, इसी प्रकार 10 गुरुओं के नाम ध्यान रखने होंगे क्रम के अनुसार, तो आपका वह प्रश्न सही हो जाएगा। तो पहले गुरु नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव, 6वें हरगोविंद, 7वें गुरु कौन थे, हरराय, 8वें गुरु कौन थे, हरकिशन, 9वें तेग बहादुर, 10वें गुरु थे 10वें गुरु कौन से थे, गुरु गोविंद सिंह। अब बात करें एक आंदोलन के बारे में, निरंकारी आंदोलन। तो निरंकारी आंदोलन के संचालककर्ता कौन थे, बाबा दयाल सिंह। यानी निरंकारी आंदोलन के संचालककर्ता का नाम आपको ध्यान रखना होगा, बाबा दयाल सिंह। इन्होंने बिना आकार के अकाल पुरुष की आराधना पर बल दिया। यानी इसी बाबा दयाल सिंह के द्वारा क्या किया गया, बिना आकार के अकाल पुरुष की आराधना पर बल दिया गया। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना होगा, निरंकारी आंदोलन संचालककर्ता बाबा दयाल सिंह। उसके बाद बात करें नेक्स्ट आंदोलन को लेकर, तो नेक्स्ट आंदोलन आपको ध्यान रखना होगा, नामधारी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन के संचालनकर्ता का नाम आपको ध्यान रखना होगा, भगत जवाहर मल। कौन, भगत जवाहर मल।
यानी नामधारी आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे? भगत जवाहर मल। इसी परंपरा में भाई बालक सिंह मुख्य शिष्य हुए, यानी बालक सिंह मुख्य शिष्य हुए। नोट कर ध्यान रखना होगा कि कूका आंदोलन इसी का एक उप संप्रदाय है, यानी नामधारी आंदोलन का ही एक उप संप्रदाय कौन सा आंदोलन है? कूका आंदोलन, जिसमें राम सिंह कूका जैसे प्रसिद्ध सुधारक हुए। यानी राम सिंह कूका का संबंध किससे है? कूका आंदोलन से। और कूका आंदोलन किसका एक भाग है? नामधारी आंदोलन का। और नामधारी आंदोलन किसने चलाया? तो आपको आंसर देना होगा भगत जवाहर मल के द्वारा, यानी इसके संचालनकर्ता कौन से? भगत जवाहर मल। साथियों बात करें अगले पॉइंट को लेकर, आपको ध्यान रखना होगा सिंह सभा के बारे में। तो सिंह सभा की स्थापना कब हुई? 1873 में। कहाँ पर हुई? अमृतसर में। और इसके संस्थापक कौन थे? ठाकुर संदवालिया एवं ज्ञानी ज्ञान सिंह। यानी सिंह सभा के संस्थापक कौन कौन से थे? ठाकुर संदवालिया एवं ज्ञानी ज्ञान सिंह। और इस सिंह सभा की स्थापना कब हुई? 1873 में। कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा गुरुद्वारा सुधार समिति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गुरुद्वारा सुधार समिति को लेकर। तो गुरुद्वारा सुधार समिति को लेकर आपको ध्यान रखना होगा कि गुरुद्वारा प्रबंधक महंतों के ऊपर अनुशासन कायम करने के लिए 1925 में ब्रिटिश सरकार ने इस समिति का गठन किया। यानी गुरुद्वारा समिति का गठन कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना होगा 1925 में। और किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस समिति ने एक ट्रस्ट का गठन किया जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाम दिया गया। इसी गुरुद्वारा समिति ने क्या है? एक ट्रस्ट का गठन किया था जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे गुरुद्वारा यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर नोट कर आपको ध्यान रखने होंगे कि भारत में 5 मुख्य गुरुद्वारे हैं। यानी भारत में कितने प्रमुख गुरुद्वारे? तो आपको हर सिटी में मिल जाएंगे, लेकिन प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में बात करें तो भारत में यानी वर्तमान भारत में कितने प्रमुख गुरुद्वारे हैं? तो 5 मुख्य गुरुद्वारे हैं। तो 5 गुरुद्वारे कौन कौन से आपको ध्यान रखने होंगे 5 के बारे में। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो गुरुद्वारा श्री अकाल तख्त कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में। इसी गुरुद्वारा श्री अकाल तख्त को अन्य किस नाम से जानते हैं हम? गोल्डन टेम्पल के नाम से, हरमंदिर साहिब का गुरुद्वारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा गुरुद्वारा तख्त सिंह दमदमा साहिब, यह कहाँ पर स्थित है? बठिंडा पंजाब में। तीसरा गुरुद्वारा कौन सा है? तख्त श्री केसगढ़ साहिब, कहाँ पर स्थित है? आनंदपुर पंजाब में। बात करें चौथे गुरुद्वारे के बारे में तो आपको पता होना चाहिए तख्त श्री पटना साहिब, यह कहाँ पर स्थित है? पटना बिहार में। बात करें 5वें गुरुद्वारे के बारे में तो तख्त श्री हुजूर साहिब, यह कहाँ पर स्थित है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। यानी 5 मुख्य गुरुद्वारे, एक तो अमृतसर पंजाब, बठिंडा पंजाब, आनंदपुर पंजाब, पटना बिहार, नांदेड़ महाराष्ट्र। यह सभी क्या है? वर्तमान भारत में 5 गुरुद्वारे माने जाते हैं। इन 5 का संचालन यह कमेटी करती है। कौन सी कमेटी? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। कौन सी कमेटी करती है? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उसके बाद बात करें साथियों आधुनिक भारत के निम्न जाति सुधार आंदोलनों को लेकर। किसके बारे में बात करेंगे? अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आधुनिक भारत के निम्न जाति सुधार आंदोलनों को लेकर। इसके अंतर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के प्रयासों को शामिल किया जाता है। किसके अंदर? आधुनिक भारत के निम्न जाति सुधार आंदोलनों के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में एवं मृत्यु इनकी 1890 में हुई थी। फुले को यानी फुले के ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज़ कहा जाता है। यानी फुले को क्या कहा जाता है? ओबीसी की आवाज़ कहा जाता है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज़ कहा जाता है। किसे? ज्योतिबा फुले को। फुले ने 24 सितंबर 1873 को उच्च जातियों के एकाधिकार को समाप्त करने तथा ब्राह्मणवाद का भंडाफोड़ करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आपको यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो आपको आंसर देना है 24 सितंबर 1873 को। किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा। क्यों की गई? उच्च जातियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए तथा ब्राह्मणवाद का भंडाफोड़ करने के लिए। किसकी स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की। उसके बाद बात करें कि
ज्योतिबा फुले की प्रमुख पुस्तकों को लेकर, तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? सार्वजनिक सत्य धर्म, गुलामगिरी, सत्य दो शोधक समाज, धर्म त्रिरत्न, पांचवी शिवाजी की जीवनी, छठवीं इनकी पुस्तक कौन सी थी? इशारा। इशारा यानी चेतावनी। तो यह क्या है? 6 पुस्तकें किसने लिखी? 6 की 6 ज्योतिबा फुले के द्वारा। एक बार पुनः देख लेते हैं ज्योतिबा की जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में। तो सभी के नाम आपको ध्यान रखने होंगे कि सार्वजनिक सत्य धर्म, गुलामगिरी, सत्य शोधक समाज, धर्म त्रिरत्न यानी पुराणों का भंडाफोड़ किसके द्वारा किया गया था? धर्म त्रिरत्न के द्वारा। शिवाजी की जीवनी किसने लिखी? यह प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए दीनबंधु या दीनमित्र नामक पत्रिका भी चलाई। यानी ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पत्रिका चलाई गई, उसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, दीनबंधु या दीनमित्र नामक पत्रिका चलाई गई। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो साथियों, अब तक हमने बात की ज्योतिबा फुले को लेकर। अब नेक्स्ट व्यक्तित्व को लेकर हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? आपको ध्यान रखना होगा 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पर हुआ था? महू जिले मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है, कौन सा? महू। वहाँ पर किस कुल में जन्म हुआ था? महार कुल में, यानी महार कुल में। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू जिले मध्य प्रदेश के महार कुल में हुआ था। बाबा साहब को बोधिसत्व 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में प्राप्त हुआ। यानी बोधिसत्व यानी मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पर? दिल्ली में। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो यह भी दिल्ली में स्थित है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु क्यों हुई थी या किसने इनकी हत्या की थी, यानी इनको किसने गोली के द्वारा शूट किया गया था। यह आप कमेंट के माध्यम से अपना जवाब जरूर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यानी इनकी हत्या की गई थी। इन्होंने क्या है, थोड़ा अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि एक व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे हैं, मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन इनकी क्या है, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको उस व्यक्तित्व का नाम बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गोली मारकर हत्या किसके द्वारा की गई थी। ऐसा मैंने भी सुना है और कई जगह पढ़ा भी है, तो आपको बताना होगा उस व्यक्तित्व का नाम। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल के बारे में। तो इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? चैत्य भूमि के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध है इनका समाधि स्थल? चैत्य भूमि के नाम से। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? बम्बई में। यानी कहाँ पर स्थित है? बम्बई में। और इनके द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा 1924 में बम्बई में एक सभा का गठन किया गया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? 1924 में। कहाँ पर किया गया? बम्बई में। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उसके बाद आपको डॉक्टर साहब के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि बाबा साहब ने 1927 में प्रसिद्ध अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया। यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन कब किया? 1927 में। कहाँ पर किया? बम्बई में। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उसके बाद आपको ध्यान रखने होंगे कि अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया गया। यानी 1930, 1931, 1932 इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किन्होंने भाग लिया था? अंबेडकर जी के द्वारा। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकों को लेकर। इनकी पुस्तकों को लेकर भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई या कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। तो आपको ध्यान रखना होगा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश कब लिखी? 1936 में। फ्रीडम वर्सेज फेडरेशन यानी स्वतंत्रता बनाम संघ कब लिखी? 1936 में। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का विभाजन एवं पाकिस्तान कब लिखी? 1940 में। रेनाडे गांधी एवं जिन्ना कब लिखी? 1943 में। हु इज द शूद्र किसकी पुस्तक है? यानी शूद्र कौन है? कब लिखी? 1946 में। मार्क्स या बुद्ध कब लिखी? 1956 में। महात्मा गौतम बुद्ध एवं धम्म कब लिखी? 1957 में।
यह पुस्तक क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी 1957 में। तो आपको पता चल गया इन 6-7 पुस्तकों के लेखक कौन थे, भीमराव अंबेडकर। यानी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश, फ्रीडम वर्सेज फेडरेशन यानी स्वतंत्रता बनाम संघ, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का विभाजन एवं पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक लिखी रेनाल्डे गांधी एवं जिन्ना। उसके बाद हु इज द शूद्र यानी शूद्र कौन है। उसके बाद मार्क्स या बुद्ध। उसके बाद बात करें नेक्स्ट के बारे में तो महात्मा गौतम बुद्ध एवं जन्म यानी महात्मा गौतम बुद्ध एवं धम्म। इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन, आपको ध्यान रखना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद बात करें अंबेडकर की पत्रिकाओं के बारे में, यानी इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई, तो आपको पता होना चाहिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता एवं प्रबुद्ध भारत। इन चारों पुस्तक जो पत्रिकाएं थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनकी भाषा कौन सी थी, मराठी। जबकि 5वीं पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत, इसकी भाषा क्या थी, तो आपको इसकी भाषा ध्यान रखनी होगी अंग्रेजी। आपको तो सीधे सीधे ध्यान रखना है कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, यह किसकी पत्रिकाएं थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अंबेडकर भारतीय संविधान के जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि वो 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य थे। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों, हमने बात की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अब बात करेंगे 2-3 पॉइंट जो महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कंप्लीट पढ़ने का, महात्मा गांधी को कंप्लीट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी महात्मा गांधी के बारे में जो इन्होंने निम्न वर्ग को लेकर यानी दलित वर्ग को लेकर जो भी प्रयास किए, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम महात्मा गांधी के बारे में आपको पता है, इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। जबकि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा महात्मा गांधी में कि गांधी ने ही सर्वप्रथम दलितों को हरिजन नाम दिया। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम दलितों को हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको वहाँ सीधा सीधा आंसर करना है, महात्मा गांधी। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन कब किया गया, 1932 में। किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। यानी महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन किया गया था, और इस फेडरेशन का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। कब, 1933 में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर देना होगा महात्मा गांधी। कौन सा आंसर देना है, महात्मा गांधी। बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा, इस फेडरेशन का पहला सम्मेलन 1932 में दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला चुने गए तथा उपाध्यक्ष कौन चुने गए, अमृतलाल विठल दास ठक्कर यानी AB ठक्कर चुने गए। कौन से संगठन के, तो आपको ध्यान रखना होगा अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन कब किया गया, 1932 में। इस अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, 1932 में। कहाँ पर हुआ, दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, घनश्याम दास बिड़ला, और इस सम्मेलन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। आपको लास्ट नोट कर 1-2 लाइनें और ध्यान रखनी होंगी कि इस AB ठक्कर को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, AB ठक्कर को कहा जाता है। और गांधी जी के द्वारा 1937 में हरिजन नामक पत्रिका प्रकाशित की गई, यानी हरिजन नामक पत्रिका निकाली किसके द्वारा, गांधी के द्वारा। कब निकाली, 1937 में। तो साथियों, आज हमने क्या है, यह अपना कंप्लीट चैप्टर कर लिया है 2 क्लास में। आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर का नाम क्या था, भारतीय पुनर्जागरण काल, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, सामाजिक एक एवं धर्म सुधार आंदोलन, या इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, इंडियन रेनेसां के नाम से। तो आज अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको क्लास कैसी लगी है, आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दें, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस क्लास को शेयर करने का काम जरूर किया करें। तो साथियों, मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।